Hi, good morning everyone. Today we are discuss about the vital sign. Next and last topic ब्लड प्रेशर. पहले पढ़ा था अपने रेस्पिरेशन, फिर पढ़ा था पल्स. आज लास्ट टॉपिक है ब्लड प्रेशर. इससे आपका वाइटल साइन है वो कंप्लीट है टॉपिक. फिर आज के बाद देखो, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ब्लड exert against the wall of the vessels in which it is contained. ब्लड प्रेशर क्या होता है? प्रेशर लगता है ब्लड का, मतलब दबाव लगेगा अगेंस्ट द वाल ऑफ वेसल. जो ब्लड वेसल होती है उनकी जो वाल होती है, मान लो दीवार होती है, उसके ऊपर प्रेशर लगता है ब्लड का, उसको बोलते हैं अपन ब्लड प्रेशर. मतलब रक्त दाब, हिंदी में समझे तो रक्त दाब की जो वेसल्स है, रक्त कणिकाएं, उनके अगर जो अंदर जो दाब लगता है, प्रेशर लगता है, उसको अपन बोलते हैं ब्लड प्रेशर. Blood pressure may be defined as the force exerted by blood against the wall of the vessels in which it is contained. Difference in BP. मतलब ब्लड प्रेशर क्या होता है, डिफाइन इसको बताया जाता है कि फोर्स मतलब एक दाब लगता है, फोर्स लगता है, एक प्रेशर लगता है जो कि एग्जेक्टेड बाय ब्लड, किसके ब्लड के द्वारा लगाया जाता है वाल पे. जो ब्लड वेसल की जो दीवारें होती है, परत होती है, लेयर्स होती है, उनके ऊपर जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर. इन विच, जिसमें क्या होता है, कंटेंट डिफरेंस इन ब्लड प्रेशर बिटवीन डिफरेंट एरियाज. मतलब जहाँ पे क्या अलग अलग एरिया का ब्लड प्रेशर है वो अलग अलग होता है. और सर्कुलेशन प्रोवाइड ड्यूरिंग फोर्स दैट कीप द ब्लड मूविंग थ्रू द बॉडी. अभी ब्लड प्रेशर क्या करेगा कि बीपी है, प्रेशर लगता है, वो क्या करेगा, सर्कुलेशन करवाएगा ब्लड को पूरी बॉडी में और मूव करवाएगा बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट एरिया के अंदर. ठीक है, पूरी बॉडी में मूव करवाता है सर्कुलेशन के थ्रू. वो किससे मेंटेन होता है? ब्लड प्रेशर से. ठीक है, तो ये है ब्लड प्रेशर. मतलब कि फोर्स लगाना दीवार के ऊपर, ब्लड वेसल के वाल के ऊपर फोर्स लगता है, जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं अपन ब्लड प्रेशर. अब देखो पर्पस क्या है. टू ऑब्टेन बेस लाइन डाटा फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. मतलब एक बेस लाइन डाटा कलेक्शन करते हैं, सोर्स कलेक्ट करते हैं डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए, डिजीज का पता लगने के लिए. और ट्रीटमेंट क्या है, मतलब ब्लड लेवल के अंदर अपन कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, सीबीसी चेक करते हैं, प्लेटलेट चेक करते हैं, आरबीसी डब्ल्यूसी चेक करके अपन पता लगाते हैं कि इसका ब्लड लेवल कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है. इससे अपन एक बेस लाइन डाटा आधार निर्माण रूप तैयार करते हैं, जिससे क्या अपन पता लगा सकते हैं कि इसको बीपी है की शिकायत है, या ब्लड प्रेशर लो रहता है या हाई रहता है, कि डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है, वो अपन पता लगा सकते हैं. नेक्स्ट है टू कंपेयर विद सब्सिक्वेंट चेंजेस दैट मे अकर ड्यूरिंग केयर ऑफ पेशेंट. फिर क्या कंपेयर करना कि आप जब पेशेंट को केयर कर रहे हो, उसको मेडिसिन दे रहे हो, उसको ठीक है प्रोसीजर वगैरह कर रहे हो, तो कंपेयर करना कि जब केयर दी थी, मेडिसिन दी थी, उससे पहले वाइटल जो ब्लड प्रेशर था वो कितना था, और मेडिसिन देने के बाद बीपी के अंदर क्या चेंज आया, वो भी अपन इससे पता लगाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है टू असेस इन इवैल्यूएटिंग स्टेटस ऑफ पेशेंट. पेशेंट का हेल्थ स्टेटस इवैल्यूएट करने के लिए भी असेस करते हैं. ब्लड वॉल्यूम है, कार्डिक आउटपुट है, एंड वेस्कुलर सिस्टम. मतलब कि अपन क्या इवैल्यूएट हेल्थ स्टेटस पेशेंट का पता करते हैं कि बॉडी के अंदर कितना ब्लड वॉल्यूम है, कितना यूनिट ब्लड है, कार्डिक आउटपुट कितना है, और वेस्कुलर सिस्टम में कितना ब्लड है, इसका पता भी इससे लगाते हैं. नेक्स्ट है टू इवैल्यूएट पेशेंट रिस्पॉन्स टू चेंज इन फिजिकल कंडीशन एज रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट विथ फ्लूइड और मेडिकेशन. मतलब टू इवैल्यूएट पता लगाने के लिए कि पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा है, फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज आ रहा है, एज रिजल्ट कोई ट्रीटमेंट दिया जाता है फ्लूइड के साथ, या ठीक है, और मेडिकेशन दिया जाता है, तो कैसा उसको पता लगाने के अपन ब्लड प्रेशर को असेस करते हैं कि मेडिकेशन के साथ बीपी के अंदर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कम हो रहा है, लो पड़ रहा है, उसको इवैल्यूएट अपन ब्लड प्रेशर के थ्रू करते हैं. किन्हीं मेडिकेशन के साइड इफेक्ट होता है कि बीपी को लो करता है, किसी मेडिकेशन साइड इफेक्ट होता है बीपी को बढ़ाता है. तो उस टाइम मेडिकेशन देने से पहले और देने के बाद बीपी का मेजरमेंट किया जाता है. नेक्स्ट है टाइप ऑफ प्रेशर. मतलब कितने प्रकार है ब्लड प्रेशर के. मेनली पढ़ते हैं सिस्टोलिक, डायस्टोलिक. अब सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? इट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रेशर. मतलब ये सबसे ज्यादा डिग्री में हाई प्रेशर लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रेशर exerted by the blood vessel against the arterial wall as the left ventricle contract. मतलब ये प्रेशर देखो कैसे लगता है, इट इज हाईएस्ट, मतलब ये ज्यादा सबसे ज्यादा होता है प्रेशर, और एग्जेक्टेड होता है बाय द ब्लड के द्वारा अगेंस्ट आर्टरीज की वॉल होती है. ठीक है, उनमें लगता है एज द लेफ्ट वेंट्रिकल. जब लेफ्ट वेंट्रिकल है जो आपके हेड के अंदर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है. लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और फोर्स करता है द ब्लड फ्रॉम इनटू ओर्टा.
देखो ये प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर कब लगता है, वॉल के अगेंस्ट आर्टरी वॉल में लगेगा जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फोर्स करेगा ब्लड को वेंट्रिकल से ओर्टा में जाने के लिए, तब होता है सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, कि अगर अपन को ये बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर कहाँ कैसे होता है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कि जब आर्टरी के अगेंस्ट में ब्लड का प्रेशर लगता है आर्टरीज के ऊपर वॉल के ऊपर और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ओर्टा के अंदर ब्लड को भेजता है, तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। जब वेंट्रिकल से ओर्टा के अंदर ब्लड जाता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। नेक्स्ट है डायस्टोलिक प्रेशर। इट इज द लोवेस्ट डिग्री ऑफ हार्ट इन विच रेस्टिंग जस्ट बिफोर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो कॉन्ट्रेक्शन के टाइम अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसको बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। अगर रेस्टिंग कंडीशन में हो रहा है जस्ट बिफोर लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले अगर ब्लड फ्लो होता है, ये क्या उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ये क्या होता है लोवेस्ट, जैसे 125 सिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक 80 mmHg होता है। फिर आता है पल्स प्रेशर। अब पल्स प्रेशर क्या हो, इट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर फॉर द हेल्थ एडल्ट। मतलब जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीच के अंदर जो प्रेशर होता है डिफरेंस होता है, सिस्टोलिक होता है 120 और वो होता है 80, तो कितना का डिफरेंस हो गया 40 का। ठीक है, अब 40 का डिफरेंस है वो क्या है, पल्स प्रेशर। ठीक है, और इन एडल्ट यूजुअली अबाउट 120-80, एक एडल्ट का नॉर्मल बीपी कितना होता है 120 से 80 mmHg होता है। ठीक है, तो सिस्टोलिक 120 हो गया, डायस्टोलिक 80 mm, तो पल्स प्रेशर क्या हो गया 40 mmHg। मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को में से माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का डिफरेंस हो रहा है 40, वो हो गया पल्स प्रेशर। मतलब अब देखो सीधा मीनिंग फर्स्ट क्या पढ़ा था, सिस्टोलिक मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होके आर्टरी पे प्रेशर लगेगा ब्लड का और ब्लड फ्लो कहाँ होगा ओर्टा के अंदर, उसको बोलेंगे सिस्टोलिक। और रेस्टिंग कंडीशन में पहले लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने पे तो ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, प्रेशर लगता है, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और पल्स प्रेशर इन दोनों का डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं अपन पल्स प्रेशर। नेक्स्ट है साइंटिफिक प्रिंसिपल। अब देखो साइंटिफिक क्या सिद्धांत है ब्लड प्रेशर के, एक्सरसाइज, इमोशन, एंजाइटी, फियर, टेंशन एंड वरी कॉज ए टेम्पररी राइज इन बीपी। आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इमोशन है, आपको इमोशनल है, मूड ऑफ है, एंजाइटी है, तनाव है, डर है, टेंशन है दिमाग के अंदर, और वरी कॉज टेम्पररी राइज। अब आपको जैसे कोई कंडीशन है, टेंशन है, फियर है, तो वो क्या आपकी बीपी को इंक्रीज करेगा, बीपी ब्लड प्रेशर आपकी बॉडी का बढ़ेगा। नेक्स्ट है द ब्रेंकियल आर्टरी सुपरफिशियल इन द एंटीकुबाइटल एरिया विच कन्वे प्लेस फॉर टेकिंग बीपी। जो आपका एंटीकुबाइटल फोसा होता है, जो आपका एल्बो है, ठीक है, इसके बीच में जो ये गैप होता है, ठीक है, जहाँ पे अपने जो जॉइंट जुड़ते हैं जिसको बोलते हैं एंटीकुबाइटल फोसा, यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे अपन बीपी लेने के लिए जो है कफ उसको प्लेस करते हैं। ए नॉइजी इन्वायरमेंट इरर इंटरफेयर विद द करेक्ट रीडिंग ऑन मैनोमीटर। अब कोई नॉइजी इन्वायरमेंट है, इरर इंटरफेयर कर रहा है, कोई स्किन वगैरह छिली हुई तो डैमेज है, तो वो क्या करेगा इंटरफेयर करेगा मैनोमीटर के साथ। फिर है ए ट्विस्टेड कप में प्रोड्यूस अनइक्वल प्रेशर एंड कैन कॉज इनएक्यूरेट रीडिंग। अब एक ट्विस्टेड कप है, घुमावदार है, ट्विस्टेड है, मूव हो रहा है अपनी जगह से, तो वो क्या करेगा अनइक्वल प्रेशर लगाए, प्रेशर को रीडिंग करेगा और अनएक्यूरेट रीडिंग आएगी। नेक्स्ट एक्यूरेट रीडिंग इज पॉसिबल व्हेन द स्टेथोस्कोप इज डायरेक्टली ऑन द ब्रेंकियल आर्टरी। अब एक्यूरेट रीडिंग किससे मिलेगी, स्टेथोस्कोप को डायरेक्ट ब्रेंकियल आर्टरी के ऊपर लगाओ, जिससे कि आपको एक्यूरेट फाइंडिंग मिलेगी, आपको कब जो साउंड है वो लो हो रहा है, कब ज्यादा हो रहा है। एयर टाइट सिस्टम ऑफ कप एंड ट्यूबिंग फैसिलिटीज एक्यूरेट रीडिंग। अब एयर टाइट करोगे, आप जैसे हवा भरते हो उसके अंदर एयर टाइट करते हो, एंड कप ट्विस्ट ट्यूबिंग फैसिलिटीज एक्यूरेट रीडिंग करती है। अगर एयर टाइट हो गया, कप एकदम टाइट बंदा हो, तो क्या मिलती है एक्यूरेट रीडिंग। सफिशिएंट प्रेशर इन द कप obliterates the blood flow through the bronchial artery। अब सफिशिएंट प्रेशर होगा तो क्या होगा, ओब्लिटरेट होगा, ब्लड फ्लो आएगा, ब्रोंकियल आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, जिससे अपन प्रेशर का देख सकते हैं कितना डायस्टोलिक और कितना सिस्टोलिक है, कि कफ को अगर सफिशिएंट प्रेशर में कफ को टाइट करेंगे एयर डाल के, तो जिससे अपन प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग बीपी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो बीपी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है एज, मतलब आपकी उम्र। एडल्ट बीपी टेंड टू इंक्रीज विद एडवांसिंग एज। एडल्ट की बीपी जैसे जैसे एडवांसिंग एज आएगी वो बढ़ती जाती है। द ओल्डर एडल्ट बीपी, जो बूढ़े होते हैं उनकी बीपी 140, 160, 80 to 90 mmHg होती है। बीपी है जो बढ़ा हुआ रहता है जब ओल्ड एज आ जाती है। ठीक है,
कि जो एडल्ट बीपी है वो 10 टू धीरे धीरे बढ़ता था, जैसे से ओल्ड ले जाती बीपी क्या ज़्यादा रहती है, जैसे 140 से 60 और 80 से 90 जी नॉर्मली रहती है। फिर रहता है स्ट्रेस, मतलब आप में कोई तनाव है, एंजाइटी है, फियर है, इमोशनल स्ट्रेस है, वो क्या करते हैं बीपी को इंक्रीज करते हैं। आपको को मान लो कोई टेंशन होगी एग्जाम वगैरह है तो उससे क्या आपका बीपी वगैरह हाई हो लग सकता है। ठीक है, मेडिकेशन, नार्कोटिक है, एनाल्जेसिक है, लोअर करती है बीपी को। अब नार्कोटिक है, एनाल्जेसिक है, ठीक है, एनाल मतलब पेन में रिलीवर मेडिकेशन, वो क्या करती है बीपी को लो करती है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन को ये क्या करती है इनहिबिट करती है, जिससे बीपी क्या होता है लो होता है। फिर है डायूरिनल वेरियस, इट इज द लोवेस्ट इन अर्ली मॉर्निंग एंड हायर इन लेट इवनिंग। अब डायूरिनल मतलब कि अगर किसी को यूरिन पास आउट ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ठीक है, अगर ये क्या होगा अर्ली मॉर्निंग तो कम होगा, नाइट के अंदर अपन इवनिंग के अंदर देखते हैं अपन को तो हाई होता है, इसकी वजह से प्रेशर। ठीक है, एक्सरसाइज इट विल इंक्रीज, अब एक्सरसाइज है, आप कोई मेहनत कर रहे हो जिम वगैरह कर रहे हो, जिससे क्या बीपी इंक्रीज होता है। ब्लीडिंग, अब ब्लीडिंग होगा, ठीक है, बॉडी के अंदर ब्लीडिंग लॉस होगा, ब्लड लॉस होगा, ठीक है, उससे क्या होगा अगर ब्लड लॉस होगा तो बीपी डाउन आएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर नहीं लगा पाएगा उतना, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है, कम होगा, जिससे क्या होगा बीपी लो आ जाएगा। फिर देखो बीपी न्यूबॉर्न 30 टू 50 mm वो जीते होता है, न्यूबॉर्न में सिस्टोलिक बीपी कितना और डायस्टोलिक, न्यूबॉर्न में 30 टू 50 mm वो जीता है और डायस्टोलिक 10 mm ऑफ जी। ठीक है, और इन्फेंट के अंदर 70 टू 90 mm ऑफ जी और 50 mm डायस्टोलिक होता है। तो ये क्या है नॉर्मल। एडल्ट के अंदर 120/80 mm ऑफ जी होता है और न्यूबॉर्न के अंदर ये होता है। ठीक है, अब देखो प्रीलिमिनरी असेसमेंट कि अपन को क्या असेसमेंट करना है जब अपन ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तब। ठीक है, पहले का प्रिपेयरमेंट है ये। अब देखो आइडेंटिफाई पेशेंट, पहले ये पता करो पेशेंट कौन सा है, उसका बेड नंबर क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, राइट पेशेंट आइडेंटिटी को आप मेंटेन करो पहले तो, ये नहीं किसी जो बताया पेशेंट उससे अदर का आप चेक कर रहे हो। ठीक है, फिर है चेक द डायग्नोसिस, रीजन फॉर टेकिंग बीपी, शेड्यूल, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्टेनिंग बीपी। फिर आपको क्या डायग्नोसिस चेक करना चाहिए कि डॉक्टर ने क्यों प्रिस्क्राइब किया बीपी चेक करने के लिए, रीजन क्या है बीपी लेने का, और शेड्यूल क्या है, कितनी बार अपन को बीपी लेना है डे के अंदर, वो अपन को देखना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। फिर है प्रीवियस मेजरमेंट एंड रेंज ऑफ बीपी, प्रीवियस मेजरमेंट देखना चाहिए, पहले जो लिया था बीपी उस टाइम क्या थी रीडिंग और क्या रेंज थी बीपी की, कितना ब्लड प्रेशर था पहले। फिर है फिजिकली एंड मेंटली से, पेशेंट का फिजिकली और मेंटली वेलबींग, एक पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं है या अनकॉन्शियस पर्सन, ये आपको देखना चाहिए बीपी लेने से पहले। असेस द आर्म ऑन विच द बीपी कैन बी टेकन, डू नॉट टेक बीपी रीडिंग ऑन ए पेशेंट, मतलब जिस आर्म पे आप बीपी ले रहे हो, ठीक है, जो आपकी आर्म है जिस पे आप बीपी ले रहे हो उसको पहले असेस करना चाहिए, उसकी कंडीशन को देखना चाहिए। देखो फिर क्या है, डू नॉट टेक बीपी रीडिंग ऑन आर्म, देखो अगर आर्म पे क्या आईवी इंट्रावेनस लाइन लगी हुई है, कैनोल लगाओ तो उससे कभी असेस नहीं करते। द आर्म इज इंजर्ड और डिजीज टू आर्म हैज सेंट फिस्टुला फॉर द रीनल डायलिसिस। अब देखो किसी आर्म इंजर्ड है, कोई डिजीज है, कोई घाव वगैरह है, या कोई फिस्टुला बना है, सेंट बना हुआ है रीनल डायलिसिस के लिए, तो उसके अंदर अपन बीपी नहीं लेंगे उस आर्म से। ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी वेयर ए फीमेल पेशेंट ए रेडिकल, ठीक है, उसमें भी अपन नहीं लेते। फिर अब प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, अब पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देखते हैं अपन कि प्रिपेयर कैसे करना है पेशेंट को रीडिंग लेने के लिए। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू पेशेंट टू गेन द कॉन्फिडेंस एंड कोऑपरेशन ऑफ द पेशेंट। अब देखो पहले क्या करना है, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है अपन की कि अपन कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं उससे पहले पेशेंट को बताएंगे कि प्रोसीजर क्या है, किस तरह अपन बीपी लेंगे, किस तुम्हारे कप लगाएंगे, उसको सारा बताना, एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर, जिससे क्या वो कॉन्फिडेंट रहेगा और कोऑपरेट करेगा आपके, तो आपके साथ तालमेल बिठाएगा और अच्छी तरह कोऑपरेट करेगा आपके साथ। ठीक है, फिर प्लेस द पेशेंट इन ए कंफर्टेबल पोजीशन, आइदर द लाइंग डाउन विद द आर्म रेस्टिंग ऑन द बेड और सिटिंग विद द आर्म सपोर्टेड ऑन द टेबल एट हेड लेवल टू इंश्योर एक्यूरेट रीडिंग। अब फिर क्या करना है, प्लेस करना है पेशेंट को, या तो कंफर्टेबल पोजीशन दो, लाइंग डाउन उसको लेटा दो और आर्म को रेस्टिंग कंडीशन में डाल दो बेड के ऊपर, ठीक है, और या सिटिंग विद सपोर्टेड ऑन द टेबल, या सपोर्ट है पीछे सपोर्ट होना चाहिए टेबल का, एंड इंश्योर हेड लेवल पे होने चाहिए हैंड, ताकि एक्यूरेट रीडिंग आए। फिर पेशेंट शुड बी रेस्टिंग
एटलीस्ट 5 to 10 मिनट प्रायर टू टेकिंग बीपी। पेशेंट शुड बी रेस्टिंग होना चाहिए, रेस्टिंग कंडीशन में एटलीस्ट 5 to 10 मिनट प्रायर टू टेकिंग बीपी। पेशेंट को रेस्टिंग कंडीशन में रखना चाहिए 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट तक बीपी लेने से पहले, ताकि कोई बीपी अगर एक्सरसाइज की वजह से बढ़ा हुआ है तो वो नॉर्मल आ जाए। फिर है प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स, स्पैग्नोमेनोमीटर, स्टेथोस्कोप, टीपीआर शीट एंड पेन। आर्टिकल कौन कौन से चाहिए? स्पैग्नोमेनोमीटर जिससे इंस्ट्रूमेंट जिससे बीपी मेजरमेंट करते हैं उसको बोलते हैं स्पैग्नोमेनोमीटर। स्टेथोस्कोप, टीपीआर शीट, टेम्परेचर पल्स रेट शीट और पेन। फिर है प्रोसीजर क्या होता है। अब देखो प्रोसीजर में क्या क्या होता है। पहले क्या हैंड वॉशिंग करनी है, टेक द इक्विपमेंट ऑन द बेड साइड। फिर क्या इक्विपमेंट है जो भी स्पैग्नोमेनोमीटर है, टीपीआर चार्ट है, उनको क्या बेड साइड पे रखेंगे। अप्लाई डिफ्लेटेड कफ इवनली विथ रबर ब्लेडर ओवर द ब्रेंकियल आर्टरी, द लोअर एज बीइंग 2 इंच अबव द एंटीकोबाइटरी फोर्स। अब देखो अप्लाई करेंगे, ये नहीं है कि उसके अंदर हवा भरी, पहले तो हवा सारी निकाल देंगे कप से और फिर रबर ब्लेडर के साथ भी। फिर क्या करेंगे, ब्रेंकियल आर्टरी के ऊपर उसको प्लेस करेंगे, लोअर एज बीइंग 2 इंच अबव। जो एंटीकोबाइटरी फोर्स होता है, जो आपका स्पेस होता है आपके एल्बो के बीच के अंदर, जो हाथ फ्लेक्स करते हैं अपन मोड़ते हैं, तो बीच के अंदर जो स्पेस होता है हैंड के अंदर, ठीक है, इससे 2 इंच अबो पे अपन एंटीकोबाइटरी फोर्स से 2 इंच अबो पे अपन कप को बांधेंगे, ठीक है। द टू ट्यूब्स आर टर्निंग टुवर्ड द पाम, तो दोनों ट्यूब है वो पाम की तरफ होनी चाहिए, ठीक है, पाम के ऊपर से गुजरनी चाहिए जो दोनों ट्यूब है। फिर है पालपेट द ब्रेंकियल आर्टरी विद द फिंगर टिप्स, प्लेस द बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप ऑन द ब्रेंकियल पल्स। अब देखो पहले तो फिंगर टिप से आप पालपेट करो कि फील हो रही नहीं है ब्रेंकियल आर्टरी। फिर क्या प्लेस करना है आपको, फील बेल है जो स्टेथोस्कोप का बेल पार्ट होता है, ठीक है, एक डायफ्राम पार्ट होता है, आपको बेल पार्ट को क्या प्लेस करना है ब्रेंकियल पल्स के ऊपर, ठीक है। द स्टेथोस्कोप मस्ट हैंग फ्रीली फ्रॉम द ईयर्स, जो स्टेथोस्कोप लगा रहे हो आप फ्रीली फ्रॉम ईयर्स, हैंग होना चाहिए, इस तरह लटकाना ईयर से फ्री हो। क्लोज द वाल्व ऑफ द पंप बाय टर्निंग द नॉब क्लॉकवाइज। फिर क्या जो वाल्व होता है उसको क्लोज करते हैं, पंप का वाल्व होता है उसको क्लोज करें, टर्निंग नो क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है उस हिसाब से उसको नोट को क्या क्लोज करेंगे। फिर आप पंप अप एयर इन द कफ अंटिल 20 mm ऑफ द फेंट एयर दैट विच द रेडियल पल्स डिसअपियर। फिर क्या करेंगे, पंप एयर भरना स्टार्ट करेंगे और अंटिल पे इतना भरेंगे कि जैसे नॉर्मल जहाँ पे जो पल्पेशन है, रेडियल पल्सेशन है या जो वो क्या है बंद हो जाए, उसके बाद अपन 20 mm और ज्यादा भरेंगे, ठीक है। जैसे जहां पे बंद हो रहा है उससे 20 mm एक्स्ट्रा भरेंगे, ठीक है। ओपन द वाल्व स्लोली बाय टर्निंग द नॉब एंटिल क्लॉकवाइज। पहले क्या किया था क्लॉकवाइज में, फिर एंटी क्लॉकवाइज जिस साइड किया था उससे उल्टा करेंगे, ओपन करेंगे धीरे धीरे स्लोली और परमिट करेंगे एयर टू वेरी स्लोली। नोट द नंबर ऑफ ऑन द मैनोमीटर वेयर साउंड फर्स्ट बिगिन, जहां पे साउंड फर्स्ट बिगिन होता है वहां पे काउंट करेंगे, ठीक है, वो तो होगा सिस्टोलिक। कंटिन्यू द रिलीज प्रेशर स्लोली द साउंड बिकम लाउडर, फिर क्या धीरे धीरे साउंड लाउडर आएगा। एंड क्लियर नोट फेंट ऑफ मैनोमीटर वेयर द साउंड स्टॉप, दिस इज डायस्टोलिक प्रेशर। अब देखो जैसे जैसे अपन को एयर को रिमूव किया, धीरे धीरे एयर रिमूव करते, जहां पे अगर फर्स्ट साउंड बीट होना स्टार्ट हो जाता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, वापस लाउड होते होते बंद हो जाता है उसको बोलते हैं अपन डायस्टोलिक प्रेशर। नेक्स्ट अलाउ द एयर टू एस्केप एंड द एचजी टू फॉल जीरो, अलाउ करना चाहिए एयर को पूरी निकल जाए और जो एचजी है वो फॉल जीरो पे आ जाए। फिर है वेट फॉर 1 मिनट विद द कप डिफ्लेट, डिफ्लेट होने के साथ 1 मिनट तक वेट करें, जब आप एयर निकाल रहे हो कम से कम 1 मिनट तक वेट करें डिफ्लेट होने के बाद। फिर है रिपीट द प्रोसीजर इफ देयर इज एनी डाउट अबाउट रीडिंग, अगर आपको रीडिंग में कोई डाउट लग रहा है या कोई चेंजेस लग रहा है तो आपको क्या करना है कि बीपी को वापस लेना है, प्रोसीजर को वापस रिपीट करना है। फिर है डू नॉट टेक बीपी मोर देन 3 टाइम इन सक्सेस ऑफ रीडिंग द सेम आर। अब ध्यान रखना बीपी को 3 बार अगर सही रीडिंग आ रही है उसके बाद वापस उस आर्म पे रीडिंग नहीं लेनी चाहिए सेम आर्म पे। फिर है आफ्टर केयर, आफ्टर केयर में क्या होता है, रिमूव द कप बाय रोलिंग इन एंड रिप्लेस इट इन द बॉक्स असिस्ट। आफ्टर केयर क्या करना है, जब आपने प्रोसीजर कर दिया, रिमूव करे कप को, रोलिंग घुमाते हुए उसको बांधे और उसको रिप्लेस कर दे जो बॉक्स होता है स्पेग्नोमेनोमीटर का उसके अंदर वापस। फिर है असिस्ट द पेशेंट टू कवर द आर्म विच वाज एक्सपोज्ड,
फिर जो आपने आर्म को ओपन किया उसको वापस कवर कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है टेक द अपरेटस टू द ड्यूटी रूम एंड कीप इट द सेफली इनटू द कप बोर्ड। फिर क्या करना है, जो ऑपरेटर्स आपने यूज लिए हैं उनको वापस ड्यूटी रूम में ले जाओ और सेफली कप बोर्ड के अंदर रख दो। फिर हैंड वॉशिंग करनी है। रिकॉर्ड द रीडिंग इमिडिएटली विद द डेट एंड टाइम। फिर रिकॉर्ड करो जो रीडिंग आपने लिए, जो ब्लड प्रेशर आया है, ठीक है, उसको इमिडिएटली डेट एंड टाइम के साथ रिकॉर्ड करो, आप डॉक्यूमेंटेशन करो, ठीक है। देखो आप पहले तो यार एक प्रायोरिटी है ध्यान रखना, एक एक्सप्लेन करना चाहिए, और जो आपने रीडिंग है उसको रिकॉर्ड करो। अगर उनमें कोई अबनॉर्मलिटी है तो आप फिजिशियन को इन्फॉर्म करो। ये था आपका वाइटल साइन पूरा। आज आपका वाइटल साइन कंप्लीट हो गए हैं।